Hello students, good morning. As in the last lecture, we discussed about the PERT and CPM and the forward and backward pass method to find the latest and the earliest time of an activity. ठीक है. Now in this lecture, we discuss how to draw the network diagram through a question and how to find the estimated times. ठीक है. So the problem is the following table shows the jobs of a after the job of a network along with their time estimates. It is a problem of PERT. ये PERT की प्रॉब्लम है. तो PERT में हमने डिस्कस किया था there are 3 estimated times. ठीक है. तो हम 3 estimated times लेते हैं. The estimated duration per week. तो हमें दिया है estimated duration यानी estimated time per week. The activities are 1-2, 1-6, 2-3, 2-4, 3-5, 4-5, 6-7, 5-8 and 7-8. And the optimistic, there are 3 estimates. The first one is optimistic. तो PERT की प्रॉब्लम आपको 3 एस्टिमेट दिए जाएंगे. ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम. ठीक है. तो इन 3 टाइम के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, कैलकुलेशंस करना है. एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरेशन का टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमने निकालनी है. तो इसमें प्रॉब्लम से आपकी ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के लिए नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करो. फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी. जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ के लिए एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालना है और वेरिएंस निकालना है. थर्ड, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम इसमें निकाल सकते हैं. थर्ड, कैलकुलेट द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट एक्यूरेंस ऑफ ईच इवेंट. हर इवेंट की अर्लीस्ट एक्यूरेंस निकालनी है और लेटेस्ट एक्यूरेंस निकालनी है. एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ. इसको क्रिटिकल पाथ लेंथ भी हम कहते हैं. तो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ हमने इस प्रॉब्लम में निकालनी है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम. देखो नेटवर्क डायग्राम कहाँ से ड्रॉ होगा, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ होगा एक्टिविटी से. ठीक है. एक्टिविटी स्टार्ट कब हो रही है, एंड कब हो रही है, वो इवेंट हमको दिया गया है. दिस इज इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 1 to इवेंट 6, इवेंट 2 to इवेंट 3, इवेंट 2 to इवेंट 4. तो इस तरह से हमने क्या करना है, इवेंट्स को एक्टिविटी के थ्रू ज्वाइन करना है. ठीक है. बीच में डैश है, एक्टिविटी, इवेंट है 2 to 4. तो इसके लिए हम पहले नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. तो नेटवर्क डायग्राम के लिए जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम थी मेरी, ये आपको प्रॉब्लम दी गई है. अब इसके लिए अगर मैं नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देन द नेटवर्क डायग्राम इज तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, वी विल स्टार्ट विद द इनिशियल एक्टिविटी इवेंट. इनिशियल इवेंट है आपका 1. तो पहला इवेंट जा रहा है 1 से 2 में, फिर जा रहा है 1 से 6 में. तो सबसे पहले हम इवेंट बना लेते हैं. इवेंट को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर किससे, सर्किल से. तो फर्स्ट इवेंट 1. ठीक है. 1 से एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और किस में जा रहा है, 2 पे. दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और 1 से किस पे जा रहा है, 6 पे. थोड़ा बड़ा बड़ा बना ले रहा है इसे. ठीक है. तो 1 to 2 एंड 1 to 6. फिर देखेंगे 2 से कहाँ जा रहा है, 2 से 3 पे और 2 से 4 पे. एरो बनाना जरूरी है. 2 से 3 पे, तो 2 से 3 एंड 2 to 4, 2 to 4. देन नेक्स्ट इज 3 to 5 एंड 4 to 5. 3 से भी 5 पे जा रहा है, 4 से भी 5 पे जा रहा है. तो 3 to 5 and 4 to 5. Next is 6 to 7, 5 to 8 and 7 to 8. 6 to 7, 5 to 8 and 7 to 8. So this is the basic network diagram ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. तो ये हमारी प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क डायग्राम है. तो जब भी आपसे कहा जाता है नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ में जो इवेंट है, इनिशियल इवेंट दिया होगा, लास्ट इवेंट दिया होगा, उनके बीच में एक्टिविटी ड्रॉ कर दो. ठीक है. एरो लगाना बहुत ज़रूरी है. अब इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम थी हमारी इसमें, फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी. तो हमने क्या निकालना है, हर एक एक्टिविटी के लिए. ये जो एक डैश है आपका, एक क्लास है, एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है.
1 इवेंट से 2 इवेंट के बीच में एक एक्टिविटी है, तो हर एक एक्टिविटी के लिए हमने क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। तो एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, expected time for each activity, and the formula is the expected time is denoted by t, and t is equal to optimistic time plus 4 times the most likely time tm जो हमको टेबल में दिया है, प्लस द पेसिमिस्टिक टाइम टीपी डिवाइडेड बाय 6। तो ये फॉर्मूला याद रखना है हमें, जब भी हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है किसी भी एक्टिविटी के लिए तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब कुछ एक्टिविटीज़ के लिए फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, जैसे आपको दिया है फॉर द एक्टिविटी 1 to 2, ठीक है। तो 1 to 2 के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो T0 इज़ 1, TM इज़ 7, TP इज़ 13, ठीक है। तो 1 7 13, तो यहाँ पर निकालेंगे T फॉर 1 to 2, तो 1 to 2 के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो T0 इज़ 1 प्लस 4 इंटू TM इज़ 7 प्लस TP इज़ 13 डिवाइडेड बाय 6, देन इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 28 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6, सो इट बिकम्स 42/6, दैट इज इट इज़ इक्वल टू 7। सिमिलरली अगर मैं निकालता हूँ T 1 to 6, तो देख लो T 1 to 6 कितना निकलेगा, T 1 to 6 2 5 14, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6, देन इट इज इक्वल टू 2 प्लस 20 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6, 34 प्लस 2 36/6 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हर एक एक्टिविटी के लिए हम निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। बाकी कैलकुलेशंस आप करिएगा, ठीक है। जब एक्सपेक्टेड टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद फिर हमने क्या निकालना है, सेकंड प्रॉब्लम में द वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। वेरिएंस निकालने के लिए भी हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ द वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, तो हर एक एक्टिविटी के लिए वेरिएंस निकलेगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी माइनस टीओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द वेरिएंस। ये क्या निकलता है आपका वेरिएंस। तो पहली एक्टिविटी के लिए अगर मैं वेरिएंस निकालता हूँ, द वेरिएंस फॉर 1 to 2, तो इसके लिए टीपी है 13, टीओ है 1। तो वेरिएंस फॉर द फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज सिग्मा स्क्वायर 1 to 2 is equal to TP is 13, TO is 1 divided by 6 का होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 12/6 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर मैं निकालता हूँ डेल स्क्वायर फॉर 1 to 6, तो 1 to 6 के लिए देख लो TP एंड TM, सॉरी TP और TO, तो TP है 14, TO है 2, देन इट बिकम्स TP is 14 minus TO is 2 divided by 6 का होल स्क्वायर, सो इट बिकम्स अगेन 12/6 का होल स्क्वायर, सो इट इज़ ऑल्सो बिकम्स 4। बाकी कैलकुलेशन एक्टिविटीज़ के लिए आप करिएगा और डेल स्क्वायर निकालिएगा, ठीक है। नाउ प्रिपेयर टेबल। इसके बाद फिर से हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। मैंने आधी टेबल बनाई है, जो प्रॉब्लम्स में आपको टेबल दिया वही टेबल है, बस पे 2 कॉलम ऐड हो जाएंगे आपके, द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी टी एंड द वेरिएंस फॉर ईच एक्टिविटी डेल स्क्वायर। अब जो वैल्यू आप पीछे कैलकुलेट कर रहे हैं वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है आपकी 7, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 6, देन 14, देन 5, देन 11, देन 7, देन अगेन 11, देन 4 एंड देन 18। एंड डेल स्क्वायर इज पहले के लिए आ रहा है 4, सेकेंड इज ऑल्सो 4, then 16, then 1, then 4, then 4, then 16, then 1, then 16. So these are
द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी एंड द वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। ठीक है, इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कैलकुलेट द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट एक्यूरेंस ऑफ ईच इवेंट। तो अब हर एक इवेंट की हमने क्या निकालनी है, अभी तो एक्टिविटी पे बात कर रहे थे, अब इवेंट के हमने अर्लीस्ट के लिए किसका यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड का, लेटेस्ट के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, बैकवर्ड का। ठीक है, तो अब हम इसमें अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास मेथड। नाउ अप्लाई द फॉरवर्ड पास मेथड फॉर द अर्लीस्ट टाइम एंड बैकवर्ड पास मेथड फॉर द लेटेस्ट टाइम। नाउ apply the forward parts for earliest time and backward pass from for latest time। ठीक है, दोनों के एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया। एल्गोरिथम को अप्लाई कैसे करना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, नेटवर्क का डायग्राम बना लो। तो नेटवर्क डायग्राम हमारा ये बन रहा था, मैं इसी को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क डायग्राम था जो हमने पीछे बनाया था। नाउ ड्रॉ द सेम नेटवर्क डायग्राम एंड द नेटवर्क डायग्राम इज 1 से जा रहा है 2 पे और 1 से जा रहा है 6 पे। ठीक है, द सेम नेटवर्क डायग्राम जैसे हमने पीछे बनाया था। देन 2 से 3 एंड 4 पे, 2 से 3 पे और 2 से 4 पे, 6 से 3 से 5 पे और 4 से 5 पे, देन 6 से 7 पे एंड 5 से और 7 से 8 पे। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम बना था। ठीक है, अब इस नेटवर्क डायग्राम के थ्रू हमने क्या निकालना है, फॉरवर्ड पास अप्लाई करना है, बैकवर्ड पास अप्लाई करना है, तो अर्लीस्ट टाइम निकालना है। तो जितने भी नोड्स हैं, हर नोड के पास क्या बना दो, 2 ब्लॉक बना दो इस तरह के। ठीक है, अब इस पे जो नीचे वाला ब्लॉक है रिप्रेजेंट करता है आपको द अर्लीस्ट। और अर्लीस्ट के लिए हम यूज करते हैं फॉरवर्ड। तो जो भी फॉरवर्ड पास से वैल्यू आएगी वो नीचे वाले ब्लॉक्स में लिखी जाएगी। ऊपर वाला ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है आपका द लेटेस्ट, और लेटेस्ट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम बैकवर्ड से। फॉरवर्ड चलेगा हमारा इनिशियल इवेंट से फाइनल इवेंट की ओर, और लेटेस्ट बैकवर्ड चलेगा हमारा फाइनल इवेंट से इनिशियल इवेंट की ओर। तो फॉरवर्ड आगे की ओर, बैकवर्ड पीछे की ओर। ठीक है, जब ये हम कर लेते हैं तो इसके बाद जो हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाला है हर एक इवेंट का, ठीक है, जो यानी हमने पीछे कैलकुलेशन किया था टेबल में और वैल्यू निकाली थी टी की। ठीक है, तो हर एक एक्टिविटी में देखो 1 to 2 जो एक्टिविटी है उसके लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो 7 है, यानी इतने टाइम में ये इवेंट कंप्लीट होगा, एक्टिविटी कंप्लीट होगी। तो इन टाइम को हम उन एरोज के ऊपर लिख लेते हैं जो एरो 1 से 2 के बीच में, 1 से 6 के बीच में, 2 से 3 के बीच में बन रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ है, मैं यहाँ पर से फिल कर लेता हूँ। जैसे हमारी वैल्यू है 1 to 2 7, ठीक है, फिर 1 से 6, तो उसको एरो पे लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर हमारे पास है 2 से 3 14 एंड 2 से 4 5, देन 3 से 5 11 एंड 4 से 5 7, 6 से 7 हमारे पास है 11
7 से 8 है 18, 5 से 8 है 4। तो इस तरह से क्या करेंगे, हर एक एक्टिविटी का जो एक्सपेक्टेड टाइम है उस एक्सपेक्टेड टाइम को यहाँ मेंशन कर देंगे। अब फॉरवर्ड पास अप्लाई करते हैं। देखो फॉरवर्ड पास हमेशा कहाँ से फिल होगा, नीचे वाले ब्लॉक में। यहाँ फॉरवर्ड पास हम यूज़ करेंगे। तो फॉरवर्ड पास के लिए सबसे पहले सेट द इनिशियल इवेंट 0, इनिशियल इवेंट को सेट कर देते हैं किस पे, 0 पे। और इसके बाद हर एक एक्टिविटी का जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसको इस फॉरवर्ड पास से जो हमारे पास टाइम आया है उस टाइम में ऐड करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 0 आया तो 0 में 7 ऐड कर दोगे, तो 0 + 7 इज इक्वल टू 7, और नीचे वाले ब्लॉक में 7 फिल कर दोगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, यहाँ 7 आ गया, 7 + 14 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 7 + 5 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नाउ यहाँ करते हैं 0 + 6 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ 6 आ गया। 6 + 11 इज इक्वल टू 17, तो यहाँ 17 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी क्लैशिंग कहाँ पर होती है, जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड पास में 21 + 11 करेंगे तो 20 + 1 11 इज इक्वल टू कितना होगा, 32। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ब्लॉक है और हमारे पास 2 पाथ हैं, तो यहाँ से भी वैल्यू आएगी और यहाँ से भी वैल्यू आएगी। तो हमको कौन सी वैल्यू इसमें फिल करनी है, तो 12 + 7 इज इक्वल टू कितना होगा, 19। अब हम देखेंगे इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू। हमेशा ध्यान देना फॉरवर्ड पास में हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम, जहाँ पर क्लैश होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। और बैकवर्ड पास में यूज़ करते हैं मिनिमम, जहाँ पर क्लैश होगा वहाँ पर मिनिमम। तो फॉरवर्ड पास में जो मैक्सिमम है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ फिल होगी। द मैक्सिमम ऑफ 32 एंड 19 इज इक्वल टू 32, तो यहाँ पर क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो दोनों में से जो भी ज़्यादा वैल्यू है वो यहाँ फिल होगी फॉरवर्ड पास में। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो 32 में 4 ऐड करोगे तो 36 बनेगा, और 17 में 18 ऐड करोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 35। कितना बनेगा, 35। तो यहाँ पर भी फॉरवर्ड पास यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 अलग अलग पाथ से हमारे पास एंट्री हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 36, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 36। तो इस तरह से हमारी फॉरवर्ड पास एल्गोरिथम क्या होती है, इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, तो हमारा फॉरवर्ड पास कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं बैकवर्ड पास की। तो जब बैकवर्ड पास में हम आते हैं तो हम क्या निकालते हैं, जो फॉरवर्ड पास निकाल रहा है वो निकाल रहा है अर्लीस्ट टाइम, और बैकवर्ड पास क्या निकाल रहा है, लेटेस्ट टाइम। तो बैकवर्ड पास हमारा लास्ट एक्टिविटी से इनिशियल एक्टिविटी की ओर जाता है। तो लास्ट एक्टिविटी में जो हमारा लेटेस्ट टाइम होता है सेम एज द अर्लीस्ट टाइम, तो इसको तो सेट कर देंगे 36 पे। बैकवर्ड में 8 से पीछे की ओर जाएंगे। अब 36 से जब पीछे की ओर जाएंगे तो हर एक एक्टिविटी का जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसको सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड करते हुए चल लेते फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे। जहाँ पर क्लैशिंग होगी वहाँ पर मिनिमम वैल्यू लेंगे। यहाँ मैक्सिमम ले रहे थे क्लैशिंग में, वहाँ क्या लेंगे, मिनिमम। तो सबसे पहले 36 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पर 36 में से 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। फिर पीछे बढ़ो, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर 32 में से 32 आ गया ऊपर वाले ब्लॉक में, 32 में से 11 माइनस करेंगे तो 32 में से 11 हो गया 21। यहाँ पर 32 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 माइनस होगा तो आ जाएगा 25। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 18 में से 11 माइनस करेंगे तो 18 में से 11 माइनस हुआ आ जाएगा 7। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर फिर से हमारी क्या होती है, क्लैशिंग होती है। एक ब्लॉक है और हमने 2 एंट्रीज फिल करनी है, तो कौन सी फिल करेंगे, तो हम 21 में से अगर 14 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 21 में से 14 आएगा 7। ठीक है, और अगर 25 में से 5 माइनस करते हैं तो 25 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से जो मिनिमम है यहाँ पर आएगा आपका मिनिमम। बैकवर्ड पास में मिनिमम वैल्यू एंटर करते हैं, तो दोनों में मिनिमम क्या है, 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बैकवर्ड पास एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। अब फिर से हमारी क्लैशिंग होगी 1 पे, तो इवेंट 1 पे फिर से हम देखते हैं तो यहाँ 7 है और यहाँ इसके नोट पे भी 7 है, इसकी जो एक्टिविटी वो भी 7 पे है, एक्सपेक्टेड टाइम 7 है। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे 7, ऊपर 7 दिया है, -7, तो 7 - 7 इज 0। एंड यहाँ अगर हम करते हैं 7 - 6, तो 7 - 6 इज 1। अब इन दोनों में से कौन सी एंट्री आएगी जो मिनिमम होगी, दोनों में जो क्या होगी, मिनिमम। तो मिनिमम क्या आया यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। तो इस तरह से हमारी बैकवर्ड और फॉरवर्ड एल्गोरिथम क्या होती है, अप्लाई होती है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो हमको एक ऐसा पाथ मिल जाता है जिसमें लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम हर एक एक्टिविटी के लिए क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो एक पाथ ऐसा जरूर मिलेगा, 0 0 7 7 21 21 32 32 36 36, देन दिस इज द शॉर्टेस्ट क्रिटिकल पाथ। और यही आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्रिटिकल कंडीशन और क्रिटिकल पाथ। द क्रिटिकल कंडीशन होती है आपकी क्रिटिकल पाथ कंडीशन। द क्रिटिकल पाथ कंडीशन इज ESI, the earliest start time for any event I is the latest ending time या finish time, the latest finish time for the event I। तो ESI स्टार्ट टाइम किसी इवेंट का या एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम अगर उसके एंड टाइम के बराबर है, ठीक है, फिनिश टाइम के बराबर है। सिमिलरली ESJ किसी भी जॉब के लिए, LFJ, देन दिस इज द कंडीशन फॉर क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ हमारा कौन सा बनेगा, जहां पर ये दोनों टाइम सेम आएंगे, वो पाथ क्या है, आपका क्रिटिकल पाथ है। उस पाथ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ इज द लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ एंड इट गिव्स द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो क्रिटिकल पाथ की लेंथ अगर देखेंगे तो 7, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, टाइम ड्यूरेशन 7 है, 14 11 + 4, तो टोटल टाइम आ जाएगा आपका 7 + 14 + 11 + 4, देन इट इज इक्वल टू 36 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 36 वीक में अगर हमको दिया है। देन द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट इज, जो हमसे पूछा गया प्रोजेक्ट की लेंथ, वो भी कितना होगा, 36 वीक। तो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट इज सेम एज द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वेरिएंस, हमने निकालना था। द एक्सपेक्टेड वेरिएंस अगर टोटल हम करते हैं, देन इट इज इक्वल टू सम ऑफ द वेरिएंस डेल स्क्वायर ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो अब हम ये देखते हैं यहाँ पर हमको क्रिटिकल पाथ कहाँ पर मिल रहा है, वो टोटल वेरिएंस या एक्सपेक्टेड एवरेज वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें क्रिटिकल पाथ कहाँ पर मिला, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 5 में, 5 से 8 में। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 8, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 एंड 5 से 8। ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ था और क्रिटिकल पाथ में आने वाली एक्टिविटीज़ थी। तो जो क्रिटिकल पाथ में आने वाली एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ के वेरिएंसेस को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ के वेरिएंसेस हमने पीछे लिखे हुए थे, ये हमने वेरिएंसेस निकाले हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 and 5 to 8, these are the critical path। ठीक है, 1 2 2 3 3 5 and 5 8। इसका वेरिएंस है 4, इसका वेरिएंस है 16, 4 + 16 20, इसका वेरिएंस है 4 24 और इसका वेरिएंस है 1, 24 + 1 कितना हो गया, 25। तो दैट इज द वेरिएंस is equal to 4 + 16 + 4 + 1, then it is equal to 25। so the standard deviation अगर निकालने के लिए पूछा जाए ऑफ द क्रिटिकल पाथ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा क्रिटिकल पाथ का, डेल होता है, देन इट इज इक्वल टू √25, देन इट इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं और नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी आपकी पर्ट की। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम इसकी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करिए
ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप फिर अगले लेक्चर में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।